हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये पेपर है अभी पीजीटी फिजिक्स का जो 2021 में हुआ था, स्टेट का पेपर। तो इसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 91 का क्या है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और इनिशियल में उसकी वेलोसिटी दे रखी है v नोट आई का मतलब होता है वो आई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड इज नॉन रिलेटिविस्टिक एंटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ई नोट आई। तो माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो की बात की इसने, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हमें। इफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ जस्ट द एंट्री इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा नोट। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट एंटर किया उस टाइम इसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा नोट थी। देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इन एट टाइम टी इज इक्वल टू, ये कह रहा है भाई टी टाइम पे उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी। देखो बिल्कुल आसान स्टेप टू स्टेप चलेंगे। लिख दिया मैंने यहाँ पीजीटी फिजिक्स 2021 का पेपर है भाई। 91 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें गिवन देखो। एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस साइड मूव कर रहा है। अच्छा, वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव होंगे इधर चार्जेस नेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे होती है। और गिवन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप, इधर माइनस एक्स का मतलब इधर है। ठीक है, वो मैंने बना दी। अब क्या है देखो समझो, यहाँ इलेक्ट्रॉन था वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने से पहले उसकी वेवलेंथ है लैम्डा नोट। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज और वो एक्सेलरेट करेगा भाई, एक्सेलरेट करेगा। क्यों करेगा, देखो एंटर की तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और इधर कौन है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब अपने पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या फिर एच बाई एम वी। तो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो सीधी सीधी इफेक्ट किस पे गया, वेवलेंथ पे। और इसने वही पूछा है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाएगा इसकी वेलोसिटी सीधी सी बात चेंज हुई तो उस टाइम वेवलेंथ जो होगी किसी टाइम टी पे वो बताओ कितनी। ठीक है, तो देखो ये मैंने कंसेप्ट पूरा बता दिया अभी। देखो कैसे क्यों चेंज हुई। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ई ये वाला फोर्स लगता है। ठीक है, तो जब बात करें इनिशियली जब उसने वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया था तो उस टाइम लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी थी। तो एच बाई एम वी नोट दे रखी है, ये लैम्डा नोट दे रखी है। मतलब कहने का है लैम्डा नोट था वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नोट उसकी वेलोसिटी थी। तो ये तो थी भी इक्वेशन नंबर 1 मान लो इनिशियली जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं किया था। अब किसी टाइम पे एट टाइम टी वो चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड में जिससे एक्सेलेरेट हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। तो अब उसकी वेवलेंथ कितनी देखो, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो वो निकालो। v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलेरेशन, t टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस u प्लस ए टी। तो रखो v इज इक्वल टू u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसने कितनी दी है v नोट, प्लस में एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन निकाल लो भैया यहाँ से पहले। देखो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। फोर्स कितना लगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, तो यहाँ मैंने लिख रखा है ई डिवाइडेड बाई एम, बस ये पुट कर दो। तो ई टी तो ये है डिवाइडेड बाई एम, ये वेलोसिटी निकल गई। ये अपने जो डी ब्रोगली का मेन फॉर्मूला है जो हमें लैम्डा निकालना है किसी टाइम टी पे, वहाँ पुट कर दो। एच प्लांक कांस्टेंट है, मास ही इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज होगा ही नहीं, और वी की जगह ये रख दो जो हमने निकाली वी नोट प्लस में ई टी बाई एम। ठीक है, अब ये आंसर तो अपना निकल गया बट आंसर अपने ऑप्शन में मैच करना हमें, तो वहाँ पे इसकी जो लैम्डा नोट है ना इनिशियल जो अपनी वेवलेंथ थी उसकी फॉर्म में निकाल रखा है। तो उसको बना लो एच इज इक्वल टू वी नोट कॉमन लो यहाँ से, वी नोट देखो ये वी नोट बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में ई टी बाई एम वी नोट। ठीक है, तो एच बाई एम वी नोट ये रहा, एच बाई एम वी नोट किसके बराबर है, लैम्डा नोट की। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट निकल गया अभी लैम्डा टी पे
लैम्डा नोट, इसकी जगह तो लैम्डा नोट कर दियो, नीचे कौन है 1 प्लस में EET/mv0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ मैच कौन से के साथ हुआ, ये रहा, लैम्डा नोट की फॉर्म में निकाल रखा है, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि जब इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं किया था उस टाइम लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, मतलब mv, तो ये वाली वैल्यू थी। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया तो उसकी वेलोसिटी होगी चेंज, वेलोसिटी चेंज होने से उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होने से कितनी वेवलेंथ बनी किसी टाइम t पे, वो हमने निकाल दी फाइनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the peak output voltage of the full wave rectifier is 100 volt, its DC voltage is, देखो क्या क्या दे रखा है, फुल वेव रेक्टिफायर का जिक्र है, पीक वोल्टेज दे रखा है और DC वोल्टेज पूछा है। तो समझो पहले क्वेश्चन को, देखो 92 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि रेक्टिफायर होता क्या भाई, जो AC वोल्टेज को, पहले डेफिनेशन समझो, AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज चेंज करता है, DC लिखो वोल्टेज। ठीक है, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में चेंज करता है रेक्टिफायर। दो टाइप का होता है, एक तो होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर होता है जब उसके पास इनपुट जाएगी तो वो फुल ही रिजल्ट देगा ऐसे। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जब हम आउटपुट मिलेगा AC तो वो DC में कन्वर्ट कर देगा, बट वो हाफ देगा। हाफ यहाँ पे देखो हाफ नहीं दिया, सिर्फ हाफ मिला इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर, AC कन्वर्ट टू DC एंड फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन है कि DC वोल्टेज निकालने में, तो DC वोल्टेज का मतलब होता है DC आउटपुट वोल्टेज। DC का मतलब होता है ये वाली जो वेव है से AC बनेगी, AC ऐसे, तो इस कंप्लीट का एवरेज, मतलब समझो एवरेज का मतलब DC आउटपुट वोल्टेज, और दूसरी दे रखी है पीक वोल्टेज। बस दो चीज़ों का ही जिक्र है। ठीक है, पीक वोल्टेज होती भी मैक्सिमम हाइट हो जहाँ, ये वाली ये वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज होती, पीक मतलब जहाँ पीक मिला मैक्सिमम हाइट, और DC आउटपुट वोल्टेज होती है इस पूरे की एवरेज। ठीक है, कहीं कम भी है कहीं ज़्यादा भी है, फिर कम हुई तो सभी की एवरेज। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ फुल का पूछा है, मैं दोनों का फॉर्मूला लिखूंगी भी। जो VDC होती है वोल्टेज आउटपुट DC, वो 2 इंटू पीक बाई पाई, किसके केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। ठीक है, और VDC इज इक्वल टू V पीक डिवाइडेड बाई पाई, किसके केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। देखो इसमें आउटपुट हाफ मिलता है हाफ में, तो यहाँ पे इससे इसका जो आउटपुट है वो डबल हो जाता है। बस पीक को पाई से डिवाइड किया दोनों में, और फुल की बात करें तो डबल कर दो, तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है भाई, आउटपुट जो DC वोल्टेज है और पीक वोल्टेज है उनके बीच में ये। तो अपने को ये वाले गिवन है, ये पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होती है, 2 कॉन्स्टेंट है, तो बस सीधा निकाल दो। जो VDC आ गई वो कितनी आ गई, 2 इंटू ये वाली 100 दे रखी है हमें, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू होती है 1.34। ठीक है, इसको इससे काटोगे तो 63.7 वोल्ट आ गया भाई, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मतलब मैंने समझा दिया, पीक वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट पे जो आउटपुट है वो पीक वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो वोल्टेज है, और DC आउटपुट वोल्टेज होता है इसकी पूरे की एवरेज। दोनों के बीच में आपस में रिलेशन होता है, ये भी दे के ये पूछ सकता है, ये दे के ये पूछ सकता है। फुल पूछा है, हाफ का ही पूछ सकता है, तो दोनों का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। ठीक है, तो मैं एक बार इसका आंसर में दिखा देती हूँ भाई, ये वाला है अपना, ये वाला 63.7 वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रो मोर करंट व्हेन इट इज़ फर्स्ट टर्न ऑन। जब ये कह रहा है अभी इलेक्ट्रिक हीटर को फर्स्टली हम टर्न ऑन करते हैं ना, तो उसके अंदर करंट ज़्यादा होता है कंपेयर के बाद में, जब वो फुल्ली हॉट हो जाएगा, उसके मतलब पूरा गर्म हो जाएगा, तो बाद में करंट कम हो जाता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, ये बात बोली इसने। ठीक है, दूसरी देखो, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द हीटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कह रहे हैं भाई पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बढ़ जाएगा जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मतलब समझो, देखो दोनों चीज़ों का, हीटर को जब ऑन किया जाता है, हीटर को जब ऑन किया जाता है उस टाइम तो गर्म नहीं होता, तो टेम्परेचर होता है क्या, कम का मैं एरो नीचे की तरफ देखती हूँ भाई। अब टेम्परेचर का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम
करंट ज़्यादा है। ये कब की बात कर रही हूँ मैं, इनिशियली, जब हीटर गर्म नहीं है, हीटर को किया ऑन, गर्म नहीं था तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज़्यादा। फिर हुआ टेम्परेचर मतलब हीटर हो गया गर्म, टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो गया, कम। तो यही इसने फर्स्ट ऑप्शन बोला भाई, स्टार्टिंग में जब उसको ऑन किया जाता है तो उसके पास करंट ज़्यादा होता है कंपेयर किसके, जब वो गर्म हो जाए उस पर, और गर्म होने के बाद उसमें करंट हो जाता है कम। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ट्रू, और मैंने समझा भी दी, ठीक है। ध्यान रखना टेम्परेचर का सीधा सीधा नाता रेजिस्टेंस के साथ होता है, और रेजिस्टेंस का किसके साथ होता है फिर, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, करंट के साथ, क्योंकि V = IR होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला, ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में क्या बोला इसने, सेकंड में बोला भाई जो पावर सप्लाई है V, वो हो जाएगा चेंज कब, जब टेम्परेचर क्या करें, एक बार देख लेती हूँ क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द हीटर इंक्रीज। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ने से तो सिर्फ प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया रेजिस्टेंस पे। जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई वो सीधी कनेक्ट होती है हीटर से, जो कि जैसे 220 वोल्ट है, तो ये चेंज नहीं होती भी, चाहे वो स्टार्टिंग में गर्म नहीं, कितना भी गर्म हो जाओ, पावर सप्लाई जो मेन पावर स्विच से उसको जोड़ रखा है वो हमेशा उसको 220 वोल्ट ही मिलेगा। टेम्परेचर बाद में वो गर्म होता जाएगा, बढ़ने से सिर्फ फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस और फिर करंट पे, तो पावर सप्लाई क्या रहेगी, हमेशा ही सेम रहेगी। तो ये ऑप्शन हो गया इसका गलत, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। मैंने बताया कि जो हीटर कनेक्ट कर रखा है वो हमेशा क्या रहेगी, जैसे कि एक पावर सप्लाई कर दी 220 वोल्ट है तो उतना ही आता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा बच्चे। वो गर्म हो रहा है बाद में फिर उसको बंद मतलब कम गर्म हो रहा है हटा देंगे। तो ये कह रहा है अभी जो उसका टेम्परेचर है उसका पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट। फर्स्ट मैंने सही बताई कि करंट जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, क्यों होता है मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस कम होता है, और बाद में करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा भाई। नेक्स्ट पेज ले लिया हमने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो मुश्किल नहीं होते भी, थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको सोल्व करोगे, समझोगे, थोड़ा सा खुद पे हौसला रखोगे भी, सीधी सी बात है। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, तब तक आएगा ही नहीं। चाहे भले ही आपको उसका कंसेप्ट पता हो, आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपके मन में विश्वास नहीं होगा, ठीक है। एक पक्षी जब उड़ता है ना, तो उसको भरोसा अपने पंखों पे हो तो कैसी भी उड़ान हो भी, कैसी भी हवा का रुख हो, उड़ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 का, ए रोड ऑफ लेंथ एल रोटेट विद ए स्मॉल, ये करे भाई एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, वो रोटेट करे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अक्रॉस। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना में सेंटर ऑफ द रोड एंड सेंटर से, रोड के सेंटर से और एंड तक क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भी यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 94 का। ये है एक रोड जिसकी लेंथ दे रखी है L, ये पॉइंट है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रही भी, ऐसे और ऐसे, ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। हमें क्या पूछा है, इस सेंटर से इस सिरे तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेंथ दे रखी है, बीच से घूम, दो टाइप के क्वेश्चन बनते भी। एक तो ये ऐसे लटका रखी है, ये घूम रही है, तो सर्कल कितने का बना रही है, L पूरी लेंथ है तो L/2 का सर्कल बनना है रेडियस का। दो क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे टाइप से, कैसे कि इस सिरे से घूम रही हो ऐसे पूरी, तो पूरी लेंथ L रेडियस का सर्कल बनाएंगे ना, तो ये भी कराऊंगे मैं। जब सर्कल बनता हो L रेडियस का, यहाँ सर्कल बनना है L/2 रेडियस का। पूछा क्या इसने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF टोटल, तो EMF का फॉर्मूला होता है d∅/dt, और फाई किसके इक्वल होती है, BA मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। बस इसकी वैल्यू रख दो, B की जगह B रख दो। एरिया मतलब होता है, एरिया सर्कल बनाएगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए πr², r कितना है L/2, तो πL/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमें इसकी फॉर्म में लेना, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2π/ω। बस आ गया इसका आंसर। देखो B की जगह B, पाई ऊपर है, L² है, नीचे आ जाएगा 4, नीचे कौन है पहले से 2π, ओमेगा चले जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, तो इसमें जो EMF या पोटेंशियल की वैल्यू आ गई B⍵L²/8। एक बार आंसर मैच करवा देती हूँ मैं, 1/8
बी ओमेगा एल स्क्वेयर, 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वेयर। ठीक है, अब केस करेंगे जब रोड ऐसे है एल लेंथ की और फिर घूम रही होगी, तो सर्कल बनेगा वो कितने रेडियस का बनेगा, यहाँ एल का। तो सिंपल ई हमें निकालना है, तो बी की जगह बी रख दो, एरिया क्या बनेगा पाई एल स्क्वेयर, बस ये चेंज हो गया, टाइम की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बनेगा भाई 1/2 बी एल स्क्वेयर ओमेगा। बस इतना सा फर्क आ गया दोनों के आंसर में। तो ये भी तो आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है जब वो अबाउट इसके एक सिरे के अबाउट घूमे रोड। ठीक है, सिंपल हमें ईएमएफ निकालनी थी भी, जो कि d5/dt होता है। फॉर्मूला ये तो डायरेक्ट अपने 12th में भी यूनिट है, अच्छे से पढ़ लेना, लेंज लो वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट है 95 का क्वेश्चन, देखो भी। दो सिचुएशन बना रखी भी, यहाँ पे दो रेज हैं, रे 1 एंड रे 2। ठीक है, उनकी वेवलेंथ है लैम्डा। जब वो एयर में चले तो फेज उनके फेज डिफरेंस 0 है, मतलब सेम फेज से चल रही, फिर वो किसी मीडियम में एंटर कर जाती है, जैसे बाहर एयर है साथ साथ चल रही, फिर किसी दूसरे मीडियम में गई, तो रे जो 2 थी उसके यहाँ तक का है भाई, इसमें एंटर कर गई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। रे 1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 में एंटर कर गई, और n1 है वो n2 से ज़्यादा है, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई यहाँ पे वो एंटर कर गई, तो सीधी सी बात उनका फेज चेंज हो गया, तो दोनों रेज के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। दोबारा समझो, जब वो एयर में थी तो साथ साथ चल रही थी सेम फेज से, फिर वो किसी मीडियम में चली गई, मीडियम अलग अलग हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एक का ज़्यादा एक का कम है, तो किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती हैं तो उनकी वेवलेंथ हो जाती है चेंज, तो फेज चेंज हो गया, तो इसका फेज अलग आएगा, इसका फेज अलग आएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन का मीनिंग। अब निकालते हैं कैसे, देखो दो लाइट रे हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी, रे 1 और रे 2। स्टार्टिंग में वो चली एयर में चली, तो उनकी वेवलेंथ भी क्या है सेम, और फेज भी क्या है सेम। ठीक है, फिर रे जो 1 है वो किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका n1 है उस मीडियम में चली जाएगी, और रे 2 है वो n2, और n1 इज ग्रेटर देन n2 भी। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन होता है लैम्डा का, जब वो किसी मीडियम में जाते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू, तो एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से ज़्यादा होगा, रिलेशन से पता चल रहा है, तो उसकी जो लैम्डा होगी वो कम होगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो मान लो किसी मीडियम में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो वेवलेंथ कम हो जाती है, वो जल्दी जल्दी ऐसे चक्कर लगाने लग जाती है। वेवलेंथ क्या होती है, एक पूरे का क्रस्ट से क्रस्ट ले लो, चाहे तरफ से तरफ डिस्टेंस, या पूरी वेव की एक लेंथ, ये वाली, तो जल्दी अपने कटने लग जाती है, बैंड होने लग जाती है, मतलब वेवलेंथ घट जाती है, उससे क्या हो जाता है उसका फेज है वो भी कम हो जाता है, तो दोनों वेव के बीच में आ गया फेज डिफरेंस। अब फेज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भी अपने पास 2 पाई बाई लैम्डा NL। एल क्या है, लेंथ है किसकी, उस मीडियम की जिसमें वो चली गई। ठीक है, तो रे 1 के लिए निकालो, ये रे 1 के लिए फाई 1 कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, n उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, l तो लेंथ तो सेम ही है। अब दूसरी के लिए निकालो रे 2 के लिए, तो फाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और इसके लिए n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स l, तो फेज निकाल लिया हमने, ये क्या है फेज। अच्छा, फिर क्या निकालना हमें, तो फेज डिफरेंस निकालो, एक में से दूसरी का माइनस कर दो, तो इसमें से देखो 2 पाई बाई लैम्डा तो कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ n1 माइनस n2 l, तो ये सीधी सीधा आंसर आ गया भाई, कुछ भी नहीं था। दो ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो होता है पाथ डिफरेंस का मतलब होता है पाथ मतलब लेंथ, तो एक वेव दूसरी से कितने आगे पीछे चल रही वो तो होती है लेंथ, मतलब पाथ लेंथ। और दूसरा होता है भी फेज डिफरेंस मतलब एंगल का रोल आ जाता है, एक वेव दूसरे से कितना एंगल पीछे या आगे चली। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस कर दो इंटू में लेंथ, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। बस ये दो फॉर्मूले याद रख लेना भाई, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है इनका तो। ठीक है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस दोनों के मैंने लिख दी, यहाँ क्या पूछा था फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर वही देख लो, ये रहा 2 पाई बाई लैम्डा n1 माइनस n2 इंटू में l कौन सी है, ये वाली लेंथ जो मीडियम में एंटर करेगी। तो आई होप समझ आ गया होगा भाई। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ भी, कमेंट्स में पूछ सकते हो, अपना कुछ सुझाव दे सकते हो कि ये 2021 का, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएं पहले, या एक पेपर और कर लें 20 वाला, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो जो आप सोचते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 का।
टू स्फेरिकल न्यूक्लियाई ए एंड बी दो हैं भाई जिनका मास नंबर दे रखा है अलग अलग, रेशियो बताना रेडियाई का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एटम न्यूक्लियाई है 12th क्लास का चैप्टर, वहाँ से न्यूक्लियाई वाले से उठा रखा है। तो देखो मास नंबर ए क्या होता है यहाँ पे, मास नंबर कौन सा, जैसे ये एटम है तो ये तो होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर दे रखा है, तो A1 तो वैल्यू दे रखी है 216 और A2 की दूसरी न्यूक्लियाई वाले मास नंबर दे रखा है 64। ठीक है, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की पावर 1/3। रेडियस किस उससे रेंज से बढ़ेगी, ये वाला फॉर्मूला है, R रेडियस है, A मास नंबर है। तो जब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला है तो बस हमें तो रेशियो निकालना, पुट कर दो यहाँ। तो देखो R1/R2, तो ऊपर R मतलब A फर्स्ट वाला आएगा, तो A1/A2 और इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। तो वैल्यू रख दो 216/64, काटो। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 की पावर 3 और 1/3। तो 1/3 दोनों की पावर है, मतलब अलग अलग पावर लिख के काट लेना। तो ये हो जाएगी R1/R2 इज इक्वल टू 6/4। ठीक है, तो ये 3/2। तो R1/R2 का जो रेशियो पूछा है इसने वो आ गया 3/2। ठीक है, तो मैं मैच करवा देती हूँ, ये वाला आंसर 3/2। ठीक है, तो कई ये सोचे भाई 1/3 तो बाहर था, दोनों पे कैसे काट दिया। तो देखो 6 की, इतना तो छोटे बच्चों वाला कंसेप्ट तो बार बार लाइन क्या ही लिखूंगी, ये दोनों की पावर है, बाहर वाली पावर दोनों पे होती है, तो इसको अलग अलग ऐसे काट लो। ठीक है, थोड़ा इतना तो शॉर्टकट चल ही जाएगा भाई। ठीक है, तो आज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भी, 6 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बिल्कुल, और 6 करके कंप्लीट कर लेंगे ये पेपर भी। और बहुत ही आसान उसमें कंसेप्ट के साथ एक एक लाइन को बताते हुए मैं सोल्व करवा रही हूँ क्वेश्चंस, और जुड़े रहें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी करेंगे बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अभी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स करके अपना सुझाव दे सकते हैं, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। थैंक यू।